जेड इफेक्टिव। और भी कुछ लिखा है? नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? जेड बाई ई नहीं लिखा है? Z by E सर, हाँ सर। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर होता है, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलिए। 7. 7। ऑक्सीजन? 8. फ्लोरीन? 9. इज इट? नंबर ऑफ Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स बोलिए। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10. सर 10। ऑक्सीजन? 10. सर सब में 10। अब ionic radii is inversely proportional to Z by E. That means what we can write 10 by 7 in the first case, 10 by 8 in the second case, 10 by 11, then 10 by 13. अब इन वैल्यूज को देख करके हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा इसमें से आयन होगा? नाइट्रोजन। सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है। ऑफिशियल एग्जाम में अगर आप उठा करके देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अब इसको ज्यादा पूछने के पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन का पार्ट मिल रहा है जो आपका टाइम ले रहा है। दूसरा, टाइम लेना भी सिर्फ मैटर नहीं करता। आपको समझ में आया कि आपको एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। और एटॉमिक नंबर्स ये आपके छोटे एलिमेंट्स है तो मे बी आपको याद भी होगा, बट क्वेश्चन तो फिर वही पूछा जाएगा जहां पे कुछ तो अलग हो, कुछ डिफिकल्टी आनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, और फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए सारे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सब का आंसर देने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपका यूनिवर्सली चलती है। तो आपको कभी भी एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी कैलकुलेशन की। दिख रहा है? बाद में लिखिएगा स्टॉप राइटिंग। आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। इन शॉर्ट हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर एलिमेंट ए है, माइनस का चार्ज है, ए पे -2 है, ए पे -3 है, हमें नहीं पता कि ए क्या है, तो भी हम आंसर दे पाएंगे इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो हमें क्या देखना है कि नेगेटिव चार्ज किसमें सबसे ज्यादा है, लाइक दिस।
अगर ए हमारा पॉजिटिव का भी है यानी कैटायंस भी है, इस पर भी हमको आंसर करना है, तो हमारे पास लॉजिक सिर्फ इतना ही है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा हो जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ आए? समझा? अब इसी लॉजिक को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो Sn+2 और Sn+4 में सबसे बड़ा कौन? SN2. SN2+. आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत है? Pb2 Pb4 में बड़ा कौन? बोलिए। PB2 Pb2। I माइनस I और I प्लस, ये भी पूछा हुआ ऑफिशियल एग्जाम I का माइनस क्वेश्चन। I minus. और सबसे छोटा I plus. H के केस में, हाइड्राइड सबसे ज्यादा, हाइड्रोनियम सबसे कम। Fe में। तो आप देखिए, अब आप जो आंसर दे रहे हो ना, वो नॉन केमिस्ट्री लॉजिक से दे रहे हो। आप कहीं किसी कैलकुलेशन के बारे में, किसी जेड के बारे में, किसी एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ चार्ज देख रहे हो और आंसर दे रहे हो, और आपके आंसर सारे राइट हैं। ये तो लॉजिक समझ में आया आपको? ये जो हैश टैग वाला पार्ट मैंने लिखा है, इसको आप जहाँ पे वो फर्स्ट 10 पेजेस मैंने आपको बोले थे, वहां पर भी इसको कॉपी कर लीजिए और पूरा कॉपी करिए इससे। Done, sir. सर जो हम लोगों ने सीक्वेंस लिखा था उसमें नियॉन किधर आएगा? क्या पूछ रहे हो? सर ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला जो सीक्वेंस लिखा है, सर उसमें हाँ, नियॉन किधर आएगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन। शर्मा जी बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो आजकल आप। हेडिंग क्या लिखा है? मैंने इतना भी बुरा डाउट नहीं पूछा सर। हाँ, अब बुरा अभी सबको पता चलेगा, पूरी क्लास को एक मौका भी मिलेगा समझने का आपको। हेडिंग क्या है, जरा पढ़ के बताएं। रेडियाई का कौन सी रेडियाई पढ़ रहे हैं हम लोग? सही है सर, सही है नहीं पढ़ो, मुझे सबको बताओ कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं हम लोग? सर। आयनिक। आयनिक। अब आप नियॉन का आयन बता दें हमें, बताइए प्लीज। नहीं नियॉन होता का आयन बनाएंगे हम लोग, बताइए ना प्लीज, बोलिए ना सर, नहीं होता। प्लीज। एक बार बोलने से पहले सोचा करो, ऐसे फटाक से बोलने से क्यों इंसल्ट कराते हो अपना आप? मैंने देखा आप इंस्टेंट आप बोल देते हो बगैर सोचे। अभी कम से कम कुछ पूछना है तो एटलीस्ट सोचा तो करो। अभी भी आप उस दिन मुझे वापस से वही बोलने के बाद भी आपने मुझे मैसेज किया कि इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट, अभी भी आप उसी पॉइंट पे, अभी भी आपको समझा नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है। सर कौन सा सर? इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट? वो आपने मुझे मैसेज क्या भेजा था? सर मैंने तो कोई मैसेज नहीं भेजा आपको। भेजा था आपने उस लेक्चर के बाद में, आपने भेजा था। नहीं सर, सर मैंने लास्ट आपसे 5 जुलाई को मैसेज भेजा है सर। नहीं जाने दो। सर मैं नहीं थी सर, अच्छा, मुझे कोई समझ गया। नहीं। मुबारक हो। अभिनव, आपने जो बोला है ठीक है, करेक्ट है आपका आइडिया।
ये कॉपी हो गया क्या? एक सेकंड सर, ऑलमोस्ट हो गया। इंडेक्स देख करके बताइए जरा। आयनिक रेडियस फैक्टर्स देख करके आयनिक रेडियाई के बाद क्या हेडिंग है? बोलिए भाई जरा। आयोनाइजेशन एनर्जी। सॉरी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ फैक्टर्स में। हम लोग एटॉमिक रेडियाई कर रहे हैं ना बेटा। एटॉमिक रेडियाई खत्म नहीं हुआ अभी, सर सारे उसके फैक्टर। बाद कुछ नहीं है, लास्ट अच्छा, फैक्टर था। हाँ, हमने आपको ओवरऑल वेरिएशन बता दिया था, एक्सेप्शन बताया था ग्रुप 3 वाला आपको। हाँ सर बताया था। बता दिया था सर। ठीक, हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी वो एस और पी ब्लॉक के लिए थी। अब मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ज्यादा डी ब्लॉक के बारे में यहाँ नहीं पढ़ते हैं, वो डी ब्लॉक चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और ये बात याद रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ कि डी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन डी ब्लॉक में ही होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको डी ब्लॉक का एक प्रॉपर्टी। आपने अगर नोटिस किया हो तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल हमने बनाई है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जब पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हो या कंपेयर करते हो या कहीं यूज करते हो तो आप देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बहुत लाइटेड होता है और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारा सारा फोकस S2P होता है। हम डी को जो है अलग कर देते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं। समझ आ रहा है? तो अभी तक हमारा जो कंपैरिजन साइज का हुआ है दैट इज फॉर एस एंड पी ब्लॉक। अब हम डी ब्लॉक पर आ रहे हैं। हमने एटॉमिक रेडियाई के लिए बेसिकली दो फैक्टर स्टडी किए। वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मुझे थोड़ा सा आंसर चाहिए। जानवी, यस सर। जानवी, स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी हमने दोनों फैक्टर पढ़े, इसमें से कौन सा फैक्टर साइज को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा डिक्रीज करने के लिए? सर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाता है, ईएनसी कम करता है। अच्छा, और आपस में कैसे रिलेटेड है? सर सिग्मा से। नहीं नहीं, मतलब कैसे? इनवर्स हो सकते हैं, डायरेक्टली हो सकते हैं। सर इनवर्स। तो शर्मा जी का ये आंसर बिल्कुल सही है, मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए उन्होंने जो कहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज इन साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे में अब जब हम डी ब्लॉक की बात करें तो हम इसे अलग से क्यों आपको बता रहे हैं? मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि पीरियोडिक टेबल में आप देखो एकदम अलग सा ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमने इसको बिल्कुल आउट कर दिया वहां से। तो इस आउट करने के पीछे जो रीजन है, वो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमको मिला है वो हमको मिला है कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आपको थोड़ा याद आता हो कॉन्फ़िगरेशन तो प्लीज जरा बताइए किसका किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन मिला था? क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर एंड क्रोमियम। अब उतने से कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कितना बड़ा चेंज आ जाता है प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा आपको थोड़ा याद आ रहा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए हमने आपको बताया था डी के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है कि ज्यादा होता है? बोलिए। कम होता है। कम होता है, ठीक है। मैं 3D सीरीज लिख रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है। ये क्या आप लोगों को याद है ये टेबल? यस सर। यस सर। ये इतना तो याद होना चाहिए। ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा और सबको एक्सप्लेनेशन देना है। फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है। स्कैंडियम टू क्रोमियम साइज डिक्रीज करता है,
ठीक है, अब बताएंगे विच वन इज डोमिनेटिंग फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी में, विच वन इज डोमिनेटिंग? ENC. ENC. Where ENC is dominating over screening effect, right? Copper zinc, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Increase. ये डिक्रीज हुआ था, यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है, तो विच वन इज डोमिनेटिंग? Shielding effect. या ठीक। अब ये सब तो नॉर्मल बात है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, इट्स ऑलमोस्ट सेम, द साइज बिटवीन क्रोमियम टू कॉपर इज ऑलमोस्ट सेम। अब सेम हुआ तो इसका मतलब क्या रिलेशन होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी के बीच का? Almost Equal. हाँ जी, almost equal. Almost equal. हाँ जी, ऑलमोस्ट इक्वल। तो हमसे इस तरीके से ये रीजन पूछा जाता है। अब पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में व्हेन साइज ऑफ एटम इज सेम लाइक दिस, ये वाला केस जो आपको दिख रहा है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सुना है आपने? Yes sir. Lengthened contraction सुना है. थोड़ा बहुत याद आता हो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद आता है? हाँ सर। Yes. नहीं, कोई बात नहीं, फिर आगे पढ़ोगे भी। तो जब भी साइज इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो अल्टीमेटली रीजंस तो है ही, पर रीजन के अलावा भी भाई याद तो आपको रखना ही पड़ेगा ना कि कहाँ पे साइज सेम है, कहाँ पे कांस्टेंट है, कहाँ पे इंक्रीज है। तो ये याद रखने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको याद रहेगा। फिर अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ पर है? CuCl. एंड कॉपर। ठीक, आप जरा यहाँ पर चेक करिए, ऑलमोस्ट सेम साइज कहाँ कहाँ पर है? C2C दिख रहा है आपको? C2C। Yes sir. तो बस याद रखिएगा क्रोमियम टू कॉपर ऑलमोस्ट सेम होता है। जेई का एडवांस का क्वेश्चन था मोर देन का, इन्हीं 10 एलिमेंट से वो 4 ऑप्शंस बना दिए गए थे और आपको बताना था कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। मैं भी क्वेश्चंस फ्रेम करके आपको दे भी दूंगा, ठीक है। हमने अभी जो चीज की है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, बट अगर इसी डी ब्लॉक पे आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन बन जाए, ठीक, तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करें, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी क्वेश्चन का ये भी पार्ट था। मैं 4 ही एलिमेंट लिख रहा हूँ और ज्यादा भी लिखे जा सकते हैं। अब इसे अरेंज करना है सपोज, तो क्या ऑर्डर होगा? और लिख देते हैं, U+2 भी लिख दो, Zn+2 भी। क्या ऑर्डर होना चाहिए साइज का? अक्रॉस द पीरियड क्या लिखा है? डिक्रीजेस, तो सबसे बड़ा कौन सा? बोलिए। Mn. सबसे छोटा? समझ आया? करिए कॉपी। सर निकल सबसे छोटा होना चाहिए ना शायद से। क्या बोल रहे हैं? सर निकल सबसे छोटा नहीं होगा? क्यों बेटा, बोलिए। अच्छा हाँ, समझा समझा, वो ENC बढ़ रहा है इसलिए समझा। हाँ सर। मैं भी समझ गया था, मैं बोलने वाला था, मैंने कहा कुछ आप बोल लो फिर मैं बोलूंगा। चलिए करिए कॉपी। सर वो कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट एक बार समझा दोगे फिर से? मैंने सिर्फ ये बोला है कि whenever the screening effect is balanced by, इसको आप लोग कहीं साइड में भी लिख लीजिएगा, फर्स्ट पेज पे भी लिख लीजिएगा, whenever screening effect is balanced by ENC the term contraction is used।
This condition is called contraction. This condition is called contraction. That's it. बस ये बोला है मैंने. इसको फर्स्ट पेज पे भी जहाँ ट्रिक वाले पेजेस हैं वहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन में ही इतना करने के लिए मिलेगा. सर तो मतलब वो 6 एटम्स का सेम रेडियस है ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट सेम नहीं. ओके सर. ये शब्दों का डिफरेंस जो है ना ऑप्शंस को गलत करवा देता है. एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम ही यही है. आपको आता रहेगा, ऑप्शन की लैंग्वेज ऐसी होगी कि आपका गलत हो जाएगा. अगर ऑप्शन में सेम और ऑलमोस्ट सेम दोनों दिया हुआ है तो करेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, सेम करेक्ट नहीं है. आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम गैलियम और एल्युमिनियम के एग्जांपल में भी यही बात बताई थी आपको. यस सर. सर अभी जो लास्ट बोला वो वापस बोलोगे. व्हेनेवर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बैलेंस्ड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद क्या बोला? भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने क्या बोला. प्लीज माइक में आके बोलें जरा पास में. तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने कहा ना कि व्हेनेवर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बैलेंस्ड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद क्या बोला? रिपीट करोगे प्लीज? द टर्म कॉन्ट्रैक्शन इज यूज्ड. वो जो लिखा हुआ है स्टार मार्क करके वही पढ़ा है मैंने. Done, sir. डन सर. सबका हो गया? यस. यस सर.
सेकंड से लास्ट वाला लिखने दो एक सेकंड प्लीज। सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करना प्लीज। देखिए जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ionization potential and ionization enthalpy, all the terms are same, meanings are same. ठीक, definition क्या है? Minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. Minimum amount of energy required to remove electron from isolated gaseous atom. ये इसका definition है. अब energy required बोल रहे हैं तो process कैसा हो गया? एक्सो की एंडो? क्यों भाई? एंडो। एंडो। अब एंडो के लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बोलिए, पता है कि नहीं पता? हमें सर डेल्टा एच क्या है सर? यस सर डेल्टा अच्छा, क्या है? नहीं पता है किसी को इसके बारे में? नेगेटिव। नो सर। कोई बात अच्छा। नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसे हम इंथैल्पी बोलते हैं, एनर्जी का टर्म है इंथैल्पी। पॉजिटिव साइन ये बताता है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और अगर नेगेटिव लिख देते हैं तो एक्सोथर्मिक। इंडोर एक्सो का मतलब समझता है कि नहीं समझता है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो कहीं भी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब वो इंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे ये क्या लिख दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट ड्यू टू, अरे डिफिकल्ट, हाँ,
ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, अब दोबारा निकालोगे तो और डिफिकल्ट, थर्ड निकालोगे तो और डिफिकल्ट। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालने का ट्राई करते जाओगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। इन सारी बातों को मैं एग्जाम्पल पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से एग्जाम्पल समझो। हमने एक सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट हमको क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूवल दिखाना है तो बाय द डेफिनेशन हम जाएंगे और हम कहते हैं ठीक है आइसोलेटेड गैसियस एटम हमारे पास है, इससे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने जा रहे हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का हम सबको पता है कितना होता है, कितना होता है बोलो भाई, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 8-1 2p6 3s1 होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, राइट। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमारी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारी इन्वॉल्व हुई, उसे हम क्या बोलेंगे, IE1 बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसको, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब हम चाहते नहीं हमें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो अब जब आप एक और रिमूव करोगे तो ये Na+2 बना लेगा। अब जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे हम क्या बोलेंगे, IE, क्या बोलेंगे, तो एक, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज है। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन IE1 एंड IE2। मैं लिख देता हूं पहले ऑप्शंस, IE2 फिर आप is मुझे एक बार लिख 3.2. लेते तो फिर आप आंसर देना, क्योंकि मस्त चीज यहाँ पर है एक, क्योंकि मैं आपसे जैसा बोल चुका हूँ कि आंसर हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अगर ऑप्शन नहीं हो तो हर बात सही लगती है, लेकिन ऑप्शन अगर है तो हमको देखना पड़ेगा कि मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है उसमें से। अब इन ऑप्शंस के हिसाब से आप आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए। सर सी। और किसी को कुछ बोलना है? A. ए। सर ए। और ए। और ए सॉरी सर, वो बी लिख दिया गलती से चार्ट पे। करेक्ट आंसर इज सी, C. ठीक। और लॉजिक क्या है, ज्यादा तो होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये इतना ज्यादा होता है कि कभी आपने Na+2 नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है कभी Na+2 कोई कंपाउंड? नहीं सर। No, sir. तो ये इस बात पर बेस्ड है कि ये एकदम इम्पॉसिबल एनर्जी गैप है जिसे हम कवर नहीं कर सकते, मच मोर ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, और प्लीज स्टेटमेंट्स को किस तरीके से रिलेट करना है, और बार बार एक ही बात बोलूंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कर लीजिए कॉपी। सर हाँ जी, सोडियम गैस के फॉर्म में। हम इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर होता है। और बिल्कुल भी जिस तरीके से हम रिएक्शन लिख के बताते हैं, बिल्कुल एज्यूम मत कर लीजिएगा कि हाथ में सोडियम लिया, उसको गैस बनाया और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो डेफिनेशन रीड करिए फिर उसको रिलेट करिए। ओके सर। Done, sir. सर सर वो डेल्टा एच वाला वापस समझाओगे क्या था? हाँ जी, सर वो क्या बोल, डेल्टा एच वाला वापस समझाओगे क्या था? मैं बोला कि आपको पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब इंडोथर्मिक होता है,
पेज चेंज करूं? हो गया? एक सेकंड सर। सर एमटी में जो हम लोगों ने अभी तक वो कॉन्ट्रैक्शन वाला किया, वो तक ही आ रहा है ना? मुझे नहीं पता उसके बारे में। सर आज आप कुछ होमवर्क दे सकते हैं इस रिलेटेड? सर कॉपी हो गया भाई? यस सर। ये फैक्टर्स वाले पार्ट्स पहले लिख लीजिए, फिर मैं इनका एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ कि इनका क्या मतलब है और कैसे यूज होता है।
कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखिए एप्लीकेशंस इनके। जरा सब लोग एक बार में ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं लिथियम से सीजियम तक, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? सर नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? Increase. इंक्रीज हो रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज। Decrease. तो लिथियम और सीजियम अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हो और इन दोनों के ही केस में अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन चेक करें तो ज्यादा अट्रैक्शन किसके पास होगा, लिथियम के पास या सीजियम के पास? Lithium. इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किस कैसे इजी होगा? Cesium. तो हम क्या बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। रीजन क्या देंगे? फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, अभी कोई ऐसा भी होगा जो थोड़ी देर में बोलेगा सर एक बार उस लाइन के बाद आपने क्या बोला था एक बार रिपीट कर दीजिए, है कोई ऐसा? चलो कोई नहीं है, करिए कॉपी इसको। अभी हमने डाउन द ग्रुप वेरिएशन देखा है, अब हम अक्रॉस द पीरियड देखेंगे। हो गया कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो हम करने जा रहे हैं उसे बहुत बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से सुने। पेन पेपर साइड में रख दीजिए। क्योंकि याद रखिए जब तक चीजें रेगुलर होती हैं बहुत क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ रेगुलरिटी नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसमें।
देखिए जरा सब लोग ध्यान से, अक्रॉस द पीरियड में मैंने ऊपर ग्रुप नंबर्स लिखे हैं, फिर ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, और नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, वो मैंने थोड़ा जिगजैग मैनर में लिखा है क्योंकि एक लाइन में बराबर आ नहीं सकता। तो आप लिखते समय थोड़ा टेबल बड़ा बनाइएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करिएगा। अब जरा बहुत ध्यान से सब लोग देखते हुए एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। हमारा पहला कंपैरिजन है लिथियम का बेरिलियम के साथ, और हम लोग स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से समझ पाते हैं, क्यों भाई? यस लिथियम और बेरिलियम, इन दोनों के बीच में हमारा कंपैरिजन होने जा रहा है, और हमें बस ये बताना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी होगा और कहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट होगा। ये हमारा इनके बीच का रिलेशन है। बताइए लिथियम और बेरिलियम में कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी और कहाँ से डिफिकल्ट है, और क्यों? सर बेरिलियम से इजी होगा। बेरिलियम से तो बेरिलियम में ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आप जो भी बोले उसका रीजन एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर क्योंकि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो और डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अच्छा ठीक है, और कौन बता रहा है? सो बेरिलियम से निकालना डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो हाफ फिल्ड रहता है, आई मीन फुल फिल्ड रहता है। okay. और कोई बोल रहा है? सर बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों भाई, आपको आसान लग रहा है, सबको डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ, क्योंकि एस का पेनिट्रेशन ज्यादा है सर, तो ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, तो वो टाइटली बाउंड रहेगा। अच्छा, और कोई बोल रहा है भाई? लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा है और वो साइज का क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अच्छा, और कोई बोल रहा है? सर बेरिलियम में ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सर बेरिलियम में डिफिकल्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सब में सेम है, बट बेरिलियम में चार्ज ज्यादा है तो वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। लिथियम और बेरिलियम में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो लिथियम इज NS1 एंड बेरिलियम इज NS2 NP1। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। क्या मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है? पहला तो क्वेश्चन ये। बेरिलियम ट्रू होता है ना सर? कॉन्फ़िगरेशन गलत था। अब बताइए NS1 और NS2 कहाँ से डिफिकल्ट है और क्यों? सर बेरिलियम में है क्योंकि बेरिलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, हाँ और सर फुलफिल्ड भी है। ठीक है, और कुछ बोलना है? और कोई कुछ बोल रहा है? बिल्कुल सही है आपका आंसर, इवन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। बेरिलियम का ज्यादा है, और रीजन जो बन रहा है हाई ENC बन रहा है, और उससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है सबको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे है? क्यों भाई, Yes, sir. क्लियर है सबको? देख लो, बोल दो अभी, नहीं तो 2 मिनट के बाद फिर आओगे जागते हुए कि सर क्या हुआ था उसके बाद, फिर उस लाइन के पहले, उस वर्ड के बाद। नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम? न्यूज़ से चलो ठीक है, अच्छे बच्चे हैं। फिर आते हैं बेरिलियम और बोरॉन पे। सारे कंपेयर, बेरिलियम और बोरॉन में कहाँ से इजी है, डिफिकल्ट लग रहा है आपको, और क्यों? बोलिए भाई। सर अरे कोई बोरॉन में ज्यादा आसान होगा। आसान होगा, ठीक है, क्यों? सर क्योंकि बेरिलियम के पास फुल फिल्ड है ना, और बोरॉन ठीक, के पास नहीं है, तो उससे एनर्जी आई थिंक कम होगा। ओके, और कोई बता रहा है कुछ? सर पता शर्मा? नहीं सर मुझे सर, क्योंकि वो जेड सर एस का इफेक्टिव बोरॉन का वो ज्यादा होगा, बट
उसका फुलफिल्ड है सर, कौन सा दूसरे को काउंटरैक्ट करता है? देखो 2 पॉइंट हो गए। एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का, जो उसे बहुत स्टेबल बना करके रखता है, और दूसरा रीजन है पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का लॉजिक क्या होता है? हम इनवर्ड मूव करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो एस जो है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। तो एस अगर सबसे क्लोज है तो एस से निकालना भी तो डिफिकल्ट हो जाएगा। बेरिलियम के में आपको एस से निकालना है, जबकि बोरॉन में आपको पी से निकालना है। समझ आ रहा है भाई? यस सर। तो यहाँ पर बेरिलियम हो गया। अब हम आते हैं बोरॉन और कार्बन के कंपैरिजन में। चलो बताओ भाई, क्या लॉजिक होना चाहिए अभी? बोलिए। सर कार्बन का बोरॉन से ज्यादा। कार्बन का डिफिकल्ट है सर। कार्बन का ज्यादा होना चाहिए। और कोई? सर बोरॉन का कार्बन। ज्यादा होना चाहिए। बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए। बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए। और हाँ कोई? सर। चलो अब मेरा चांस। आंसर तो ये रहा। लॉजिक पर आते हैं। देखो, हर एटम की टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबलाइज करने की। बोरॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इजीली बिकम स्टेबल, जबकि कार्बन को स्टेबिलिटी लेने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबलाइज कौन हो सकता है? समझा भाई कुछ? तो रीजन बना ईएनसी। कार्बन का ईएनसी ज्यादा है, इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है। इज इट क्लियर? सर यस। बोलिए। आयोनाइजेशन एनर्जी तो एक ही इलेक्ट्रॉन का होता है ना, लेकिन हमने तो एक ही निकाला है, हमने तो 2 निकालने की बात ही नहीं करी। दूसरा निकालेंगे तो उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। हमने कहा दूसरा निकाला है। ये दूसरे की बात कहाँ से आई आपको? नहीं सर, मुझे बस लगा। ठीक है, चलो कार्बन और नाइट्रोजन पर आते हैं अभी जरा। सर नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन ज्यादा। नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन क्यों? सर सेम रीजन। ENC। सर हाफ फील्ड है, ज्यादा फील्ड है। स्टेबल। हाँ बस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ा रीजन है। और फिर आप चाहिए तो आप ईएनसी को कॉम्प्लीमेंट्री में डाल दीजिए इनके साथ। नेक्स्ट पर आ जाए। सर ऑक्सीजन से ज्यादा। इसको तो बुरा लग गया स्क्रीन गायब हो। ना, वही इसको बुरा लग गया नाइट्रोजन के बारे में बोला तो। यहाँ पर स्टेबिलिटी था और ईएनसी था। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोलिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ज्यादा। हाँ जी, नाइट्रोजन। वेरी गुड। रीजन? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अलोंग विद? और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है, मत सोचिए। ऑक्सीजन फ्लोरीन? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों? सर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए सर उसमें से इलेक्ट्रॉन छीनने को। सर ईएनसी। फ्लोरीन, ईएनसी, सही है। फ्लोरीन और नियॉन? नियॉन। का ज्यादा। नियॉन। यहाँ कोई इफ बट नहीं, जितने मर्जी फैक्टर लगा दो, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। समझ आ गया? सर यस सर।
बोलिए सर बस वो पेनिट्रेशन वाला एक और बार बोलोगे? क्या बोले, हमको तो लग रहा था ना ये एक बार बोलोगे आपको ऐसा लगता है जैसे मैं रिकॉर्डेड वर्जन में रहता हूँ, इसके बाद उसके पहले बोलोगे, मैं फटाक से सर्च करूंगा और फिर बता दूंगा इसके पहले क्या बोला था। अब कहाँ पर क्या बोला था मुझे याद दिलाओ प्लीज अब। हाँ सर बेरिलियम और बोरॉन का वो सेकंड फैक्टर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? हाँ, ये मैंने कहा एस न्यूक्लियस के पास है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। जो न्यूक्लियस के पास है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। तब आप खुद बता दीजिए डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए एसपीडीएफ में से। इसका ज्यादा। ओके सर, समझ गया। पेनिट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इनवर्ड आते हैं, हम न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसे पेनिट्रेशन बोलते हैं। अब प्लीज इसे कॉपी करें और अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। याद रखिएगा ये मैंने पूरी टेबल बनाई है, आपसे कोई भी 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट्स के लिए पूछते हैं रेंडमली। पहले पूरा कॉपी करिए फिर क्वेश्चन पर आते हैं। सर तो अक्रॉस द पीरियड ऐसा कोई जनरल ट्रेंड नहीं है कि वो डिक्रीज ही होगा, और मतलब आपको बेरिलियम और इसका एक्सेप्शन है? यही यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ओके सर। बस टेबल थोड़ा प्रॉपर बनाइएगा, चाहे बुक को हॉरिजॉन्टली रख करके बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। डन सर। सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ईएनसी भी आना चाहिए ना? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में बेटा ईएनसी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है। अब आप लॉजिक लगा के बताओ मुझको कि कैसे लगाओगे। जब नाइट्रोजन का ज्यादा है तो फिर ईएनसी किसका ज्यादा है? ईएनसी फैक्टर हो ही नहीं पाएगा। हाँ सर, हाँ समझा।
कॉपी हो गया भाई? यस सर। एक मैं सेकंड क्वेश्चन दे दूं अभी? एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकना। लिखो लिखो जल्दी करो। सर हाँ जी, एक बार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का समझाओगे आप? क्या प्रॉब्लम हुआ? आप बताओ मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है। समझा नहीं, स्टेबल मतलब कैसे? कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है आपको नाइट्रोजन का? हाँ सर। बताइए क्या होता है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p3 P3। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 2p4। टेबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? शेल्स फिल्ड है, फिल्ड है। कैसे फिल्ड है? मतलब ऐसे p का 6 तक है। भैया कैसे फिल्ड है, मैं समझा नहीं आपकी ये बात। सर मतलब लाइक p का 6 तक जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो किसी का भी फील्ड नहीं है फिर आपके हाँ हिसाब से सर, तो, हाँ सर है ना? वही सिखाएंगे मुझे। भाई तो अभी तुम 3 लेक्चर पीछे जाओ नोट्स में अपने, और वहां पे जरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमने जब आपको सिखाया था ना कॉन्फ़िगरेशन लिखना, नोट्स खोलो वो वाले। ओके सर। खोलो और मुझे अभी तुरंत देख करके बताओ पहले। सर इधर हाफ फील्ड और फुल फील्ड। मिला? हाँ सर, अब हाफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? नाइट्रोजन। अभी आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन हाँ का? सर, हाँ सर। चलिए मुबारक हो। अच्छा नेक्स्ट पे
आपके सामने लिखे हुए एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, करिए फटाफट से। सर आंसर भेजना है। हाँ भेजिए, आप लोग सब लोग चैट पे आंसर भेजिए, सेम इस पे भेजिएगा जिससे आपको ऑडियो आ रहा है।
भाई आंसर्स कहाँ हैं? सबके आए नहीं अभी तक। कर रहे हैं कि हो गया भाई सबका? हो गया सर। हो गया सर। सबको आ गया आंसर? मैं भी लिख देता हूँ आंसर अपना, चलिए। बताइए भाई, क्या सबका आंसर यही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। क्या मेथड अप्लाई किया? तो सर आपने जो ऊपर किया था उसी में एलिमेंट्स सिर्फ ओह ग्रेट, मतलब उस ट्रेंड को आपने केवल सेट कर दिया। यस सर। यस। यस तब घुटनों पे जोर नहीं देना है। एग्जाम में आएगा तो बेटा कैसे करोगे फिर? वहां पे कौन सा ट्रेंड देख करके फॉलो करोगे? मैं सोच रहा हूँ कि सोच के सॉल्व कर रहे होगे, आप लोगों ने कॉपी कर दिया सीधे। नो सर, सर वो जल्दी किया, फिर आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया था तो लिख के किया वापस। शर्मा जी हाँ सर। कैसे किया? सो रही हो क्या? नहीं सर, कैसे किया? सर ऐसे ही किया। इसमें नियॉन को कहाँ प्लेस किया बताओ? सर नियॉन नहीं है इसमें। क्यों? सर आर्गन है ना। नहीं, हमको नियॉन बताओ। नियॉन किधर? हम्म, बोलो, नियॉन को प्लेस करना है, कहाँ कर दें? सर सोडियम से पहले। कुछ भी। सर आर्गन और क्लोरीन के बीच में होगा। हाँ ओके सर, ओके ओके ओके। हाँ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था असल में सर क्या होगा। क्योंकि नींद में हो ना, आइडिया कहाँ से आएगा? सर नींद में नहीं, सर मेरे को सर दुख रहा है। सही है। सर कैसे क्लोरीन और आर्गन के बीच में क्यों? लाइक नियॉन का तो बताओ भाई, किसने एक्सप्लेन किया था कि क्लोरीन और आर्गन के बीच में नियॉन होना चाहिए? प्लीज एक्सप्लेनेशन पब्लिक को दीजिए। नेशन वांट्स टू नो। बोलो हाँ सर, मैंने बोला। भाई, समझा दो। सर वो उसका भी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है काफी स्टेबल है, सब मतलब फुलफिल्ड है। हम्म, और सर मतलब बस आर्गन आर्गन उससे मतलब ज्यादा, उसके पास आर्गन के हम्म, पास ज्यादा एनर्जी रहेगा क्योंकि हम्म। उसके पास कम शेल्स है। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? देखो भाई, नियॉन जो है वो आर्गन के कंपैरेटिव है, क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ऐसे में उसे हम कहीं और नहीं प्लेस कर सकते, किसी और के साथ उसे हम कंपेयर नहीं करेंगे। आप मुझे ये बता दो, नियॉन और आर्गन में किसका ज्यादा होगा? बोलिए। नियॉन। नियॉन और आर्गन में नियॉन का ज्यादा होगा, तो नियॉन को कहाँ प्लेस करना चाहिए? सर अरे नियॉन आर्गन के भी बाद है। के बाद हाँ। लॉजिक वही क्लियर हुआ? सर। नो सर। यस अभी भी सर। नहीं क्लियर हुआ? नो सर। तुम सोती रहो बस केवल। ये नियॉन लिखा है,
हाँ सर। क्या अगेन लिखा है? किसका ज्यादा होता है इसमें दोनों में? डाउन द ग्रुप क्या लिखाया था आपको? कब बढ़ता है? अच्छा, कब बड़ा बताया था कि बढ़ता है डाउन द ग्रुप? अरे सर ये नहीं, अच्छा सर हम आई की बात कर रहे हैं। तुम क्या कर क्या रही हो? सर मैं फोकस नहीं कर पा रही सर, आज हेडेक हो रहा है। बस सही है। जब भी हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों के जमाने में तो हेडेक जैसा वर्ड होता ही नहीं था। हम सिर्फ पढ़ते थे, नहीं तो नहीं पढ़ते थे, पर हेडेक नहीं बोलते थे। क्लियर है सबको? यस सर। अब अगर जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ जस्ट कि अभी तो आपने जैसे रेफर करके आंसर दिया है हमें, अगर केस हमारा थर्ड पीरियड की जगह फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड का हो जाए, जिसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बराबर से नहीं आता होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर देंगे बताइए? दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे आंसर? सर लाइक सबकी हाँ। कॉन्फ़िगरेशन लिख के फिर देखेंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बता दूं कि न किसी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है ना किसी चीज की, डायरेक्ट आंसर, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट, चलेगा? हाँ यस यस सर, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन कंडीशन एक ही बार में सुनना पड़ेगा। कोई ये बोला ना इसके पहले क्या बोला था और उसके बाद क्या बोला था, तो समझ लेना वो लाइन के पहले क्या बोला था, उस लाइन के बाद क्या बोला था। ये क्या लिखा है मैंने? अरे ये क्या लिखा है मैंने? SC। अरे अंक शर्मा जी, क्या लिखा है ये? सर एससी। अरे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। सर हाँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आई शाबाश, नालायकों। शॉर्टकट इन शॉर्ट लिखा है। ओके सर। सर क्या? और क्या, तुम लोग सो रहे हो तो क्या बोले? और अब सर शॉर्टकट आप को अगर हैशटैग पूरा बनाते हैं लिखेंगे तो, सर। हाँ सर। अगर शॉर्टकट को पूरा लिखा तो फिर क्या फायदा शॉर्टकट का? अभी भी आधे सो ही रहे होंगे, उनको अभी भी समझा नहीं होगा कि वो क्या रहा है सब। ये ट्रिक फर्स्ट पेज पे जाएगी। देखो जरा ध्यान से, दिस इज फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप डिक्रीज, across the period increase, but by the interchange of second, third and fifth, sixth. That's it. No need to write configuration, no need to think about the factors. Your answer will come directly. यानी सबसे ज्यादा फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट पे किसको होना चाहिए था? सिक्स ग्रुप वाला, बट कौन आएगा? फिफ्थ ग्रुप वाला। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। आप आंसर देख लो, जो लगाए थे ऊपर वाला भी सॉल्व किया था, ये वाला भी सॉल्व किया था। सब पर वैलिड है ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक है। आप बिल्कुल ब्लाइंडली लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर मैंने ऐसे ही किया था। वेरी गुड, आपका देख के ही मैंने किया। सर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी ऐसा ही ट्रेंड फॉलो होता है? नहीं 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 बेटा, अभी रुक जाओ, पिक्चर बाकी है। ओके सर। फर्स्ट वाला क्लियर है सबको? हाँ सर। और ये चीज किसी भी पीरियड के लिए वैलिड है, मतलब सेवेंथ पीरियड लगाओ, सिक्स पीरियड भी लगाओगे तो भी आंसर ऐसे ही आएगा। डन? सर एक मिनट। एक सेकंड सर।
डन सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस। अब हम लोग आते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पे। पहले आप लोग क्वेश्चन कॉपी करिए, बाद में सॉल्व करेंगे। सर वो क्या IE2 लिखा है? हाँ जी, फटाफट से कॉपी करिए। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। ये सारे सेट्स हैं, लिथियम सोडियम में, बेरिलियम मैग्नीशियम में, बोरॉन एल्युमिनियम में, सब में। हो गया कॉपी? हुआ? यस सर। चलो, मैं 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर बाकी सब आपके लिए हैं। और ये पहले क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत इजी वाले हैं, मतलब ये कंसेप्ट सेकंड वाला जो है इजी है। देखिए, आपको IE2 चाहिए, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चाहिए तो हम बैलेंस सेल लिखें या हम पूरा भी लिख देते हैं। लिथियम 1s2 2s1 होता है, और सोडियम 2p6 3s1 होता है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन इसमें? नो। ठीक, अब दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ठीक है? उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आफ्टर रिमूवल of one electron, this become 1s2 and this become 2p6. Now refer this configuration. Now tell me which one is the most stable form. कहाँ से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, लिथियम से या सोडियम से? लिथियम। लिथियम पेनिट्रेशन। पक्का? हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया ये। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक ये वाला कर देते हैं हम। लिथियम इज 1s2 2s1। भाई कोई ऐसा जो अभी बाद में बोलने वाला हो, उस लाइन के पहले और इस लाइन के बाद क्या था, प्लीज अभी बोल दो, बाद में ये लाइन वो लाइन मत करना। देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, फर्स्ट वाला बिकम 1s2 और दिस बिकम 2s1। अब बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट लग रहा है आपको निकालना? लिथियम।
Lithium. लिथियम। पक्का है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये हमने IE2 निकाल दिया केस नंबर ए और केस नंबर डी में। आप लोगों को समझ में आया है? किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी लग रही है तो अभी बोलो मुझे, बोलो भैया। हाँ नो सर। समझा सर। अच्छे से भाई देख लो, आपको समझा 1% भी लग रहा हो, क्योंकि किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए अभी। बोलिए, अरे कोई बोलेगा? समझा सर। सर क्या बोल रहे हैं? अच्छा समझा। अच्छा क्या बोलूं, ये भी सही था। अब कुछ ना बोलो, कॉपी कर लिया ना सबने क्वेश्चन? यस सर। कितनी देर में आंसर्स आ जाएंगे इनके? अच्छा पहले बी और सी के आंसर बता दीजिए मुझे। नहीं, एक बी का और एक ई का, फटाफट से बी और ई, पहले दो क्वेश्चन, बी एंड ई, फास्ट। भेजा सर। हो गया भाई सबका? बेरिलियम मैग्नीशियम में किसका ज्यादा आया? मैग्नीशियम। तेरे की इतना मेहनत करके भी वेस्ट है सब। बेरिलियम। सर बेरिलियम पे है। बेरिलियम। किसी का मैग्नीशियम भी है, पर्सनल है। और बोरॉन और बेरिलियम में बोरॉन। 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 भाई देख लो, कोई एडजस्टमेंट है किसी का? पर्सनल लेवल में किसी ने स्विच करवा दिया हो? सही है सबका? यस सर। नहीं, कोई तो प्लीज बोलो कि सर एक बार सॉल्व करके दिखा दो। कोई बोलो भाई। नोबडी वांट्स। वाओ, सर सबको सही है। सर सही है, लेकिन फिर भी एक बार बता दो। ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। कौन सा बता दे? कोई भी। पक्का? हाँ सर। ये देखो, ये 2s2 है और ये
3s2 है, एक निकल गया, दिस बिकम 2s1 एंड दिस बिकम 3s1। अब ये सेकंड शेल से है, ये थर्ड शेल से है, सेकंड वाला ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो यहाँ से निकालना डिफिकल्ट हो गया। इसको भी कर ही देते हैं, ये 2s2 है और ये 2s2 2p1 है, एक एक निकल गया, ये 2s1 बचा और ये 2s2 बचा। अब देख के पता चल रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर समझ गया सर, मतलब हाँ आया था, बस मेथड कंफर्म करना था सर। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, बाकी के ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के दिए, बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होना बाकी है। आज कुछ लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज्यादा लोड नहीं लेते हैं अपन, घुटनों पे जोर नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे करेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन। आपका सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क ये है कि जितना कंसेप्ट आज बताया है वो सब कुछ प्रिपेयर करके रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए वही जरूरत पड़ने वाली है सबके। ठीक है भाई? यस यस सर। ठीक है, ओके सर। इसका डिस्कशन नेक्स्ट पे करते हैं फिर आगे पे, है ना? Thank you, sir. होमवर्क Thank you, Okay. sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you.